Hello guys, today we will discuss about the application of LCPs. लास्ट टर्म में हमने बात की थी एप्लीकेशंस से पहले कंपोजिट्स कैसे बनते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स के, ब्लेंड्स कैसे बनते हैं लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर्स के, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर्स की, लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर्स के फॉर्मूलाज और उसकी कुछ थ्योरीज थी, उनके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशंस एलसीपीज की। बेसिकली लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर्स जो होते हैं गाइज वो काफ़ी ही महंगे होते हैं स्टैंडर्ड थर्मोप्लास्टिक के मुकाबले में, बट एक्सीलेंट मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होने के कारण इनकी काफ़ी डिमांडिंग है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में, जिन इंडस्ट्री को मैं आज मैं बताने जा रहा हूँ। इनकी जो डिमांडें हैं गाइज जिन इंडस्ट्री में, उन इंडस्ट्री का मैं जिक्र करूँगा। उसमें से सबसे पहला इंडस्ट्री है ऑप्टिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री भी कहते हैं। इस इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है गाइज। दूसरा है पैकेजिंग इंडस्ट्री, पैकेजिंग इंडस्ट्री में भी इसका बहुत अच्छा डिमांड है गाइज। तीसरा है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इसकी अच्छे है। स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी इसको यूज़ किया जाता है। अब इन इंडस्ट्रीज़ में किस तरीके से हम इनका यूज़ करते हैं लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर्स का, अब हम देखेंगे गाइज। जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारे लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर्स होते हैं वो काफ़ी ही बेटर होते हैं। अब मैं बात करूँगा सेकंड की। अब लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर्स हमने जैसे पता कर लिया, लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर्स में दो तरह के मटेरियल्स होते हैं गाइस। लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर्स कौन सा मटेरियल वो हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। एक होता आइसोट्रोपिक मटेरियल, एक होता एनिस्ट्रोपिक मटेरियल। गाइस जो आइसोट्रोपिक मटेरियल होते हैं वो मटेरियल्स होते हैं गाइस, वो मटेरियल्स होते हैं आइसोट्रोपिक मटेरियल, वो मटेरियल्स होते हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि उनकी जो वैल्यूज़ होती हैं गाइस, आइडेंटिकल जो वैल्यूज़ होती हैं, ये आइडेंटिकल वैल्यूज़ एक होती है और सभी डायरेक्शन में एक ही होती है, जस्ट लाइक ग्लास और मेटल एज एग्जांपल ऑफ आइसोट्रोपिक मटेरियल। एनिस्ट्रोपिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं गाइस जिनकी डिफरेंस अलग अलग आइडेंटिकल वैल्यूज़ होती है प्रॉपर्टी में, डिफरेंट डायरेक्शंस में। अगर मैं बात करूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, एक इसके 1 होता है आइसोट्रोपिक में। इसी तरीके से हम एनिस्ट्रोपिक मटेरियल में करें तो एक तरफ दूसरा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा तरफ दूसरा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मोर देन 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एनिस्ट्रोपिक में होता है। एलसीपीज जो है उसका एग्जांपल है गाइस एलसीपीज। और डबल रिफ्रैक्शन होता है गाइस इसके अंदर, जो हमारा एनिस्ट्रोपिक है, और इसके अंदर डबल रिफ्रैक्शन नहीं होता गाइस। केमिकल बॉन्डिंग जो है काफ़ी कंसिस्टेंट होती है गाइस इसमें केमिकल बॉन्डिंग कंसिस्टेंट नहीं होती गाइस। इसके अंदर जो केमिकल बॉन्डिंग है वो कंसिस्टेंट नहीं होती गाइस। इसका रिफ्रैक्शन मोर देन 1 केमिकल बॉन्डिंग अनसर्टेन होती है, बदलती रहती है गाइस। वेलोसिटी लाइट की डिफरेंट होती है एनिस्ट्रोपिक में, अलग अलग वेलोसिटीज़ होती हैं। इसमें सेम वेलोसिटी होती है लाइट की। अगर 2 लाइट निकल रही तो एक की फास्ट होगी और एक की स्लो होगी एनिस्ट्रोपिक मटेरियल में गाइस। ये फ़ायदे हैं एनिस्ट्रोपिक मटेरियल के। अपीयरेंस जो है इसका डार्क होता है गाइस, और ये काफ़ी हल्का होता है, अपीयरेंस दिखने में काफ़ी हल्के कलर का होता है। लाइट इससे पास हो सकती है गाइस, लेकिन आइसोट्रोपिक मटेरियल से लाइट पासिस नहीं हो सकती गाइस। लेंस उसका, इससे हम लेंसेज वगैरह बनाते हैं आइसोट्रोपिक मटेरियल से जनरली, जैसे ग्लास एक एग्जांपल हो गया। इसका यूज़ पोलराइज़र के तौर पे किया जाता है गाइस, क्योंकि हम जानते हैं कि पोलराइजर्स में हमें वेलोसिटी ऑफ लाइट डिफरेंट चाहिए, तो इसलिए हम पोलराइजर्स, और वुड एक एग्जांपल है नॉर्मली एनिस्ट्रोपिक मटेरियल का। इसके अलावा जो एलसीपीज होते हैं गाइस वो हमारे कौन से होते हैं, वो भी हमारे एनिस्ट्रोपिक मटेरियल होते हैं एलसीपी। तो अब हमने इतना तो पता कर लिया कि एलसीपीज में एनिस्ट्रोपिक मटेरियल वाले प्रॉपर्टीज़ होते हैं। अब एनिस्ट्रोपिक मटेरियल की क्या क्या मेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे गाइस। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड की, जिसके अंदर हमारा है एनिस्ट्रोपिक की प्रॉपर्टीज़। गाइस जैसे आप जानते हैं कि जो एनिस्ट्रोपिक मटेरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बहुत सारी होती है। जैसे मैंने अभी लास्ट टाइम बात किया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसकी बात कर चुके थे। ब्रिजिनेंस, ये एक न्यू वर्ड है गाइस। अब इसको अगर मैं हाईलाइट कर दूं तो आप समझ पाएंगे कि ये किस तरीके से न्यू है। ये न्यू है। तो ये एक न्यू वर्ड है गाइस, ब्रिजिनेंस।
ब्रिजनेंस क्या है? ब्रिजनेंस एक प्रॉपर्टी है गाइस, जिसे में हम आगे हम अच्छे से बताएंगे, क्योंकि मुझे पता है लोगों के मन में एक डाउट होगा ब्रिजनेंस क्या प्रॉपर्टी है एलसीपी की, तो ये सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है। सिलेक्टिव लाइट रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिटेशन, जैसे हमने लास्ट टाइम बात किया, और इसके अलावा हमारी जो है कलर करेक्टरिस्टिक्स टर्नेबल बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर के द्वारा इसकी कलर की जो करेक्टरिस्टिक्स होती है एनिस्ट्रॉपिक मटेरियल की, जो एलसीपी की है वो चेंज होती है। अब हम सीधे एलसीपी बोलेंगे क्योंकि हमको पता है हम एनिस्ट्रॉपिक की बात कर रहे हैं, तो एनिस्ट्रॉपिक मटेरियल एलसीपी है, तो एलसीपी में ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके अलावा मैकेनिकल स्ट्रेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और फील्ड्स में भी ये काफ़ी अच्छे होते हैं। ये प्रॉपर्टी एनिस्ट्रॉपिक मटेरियल के अंदर है, जो हमारा एलसीपी होता है, लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर। गाइस अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की, जिसके अंदर मैंने बात किया है लिक्विड क्रिस्टल को एक्सटर्नली हम किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। गाइस ये हमें सोचने वाली बात है, एक्सटर्नली हम किस तरह से। एक्सटर्नल इसमें कहा गया है अकॉर्डिंग टू स्लाइड, एक्सटर्नल perturbation can cause significantly changes in a microscopic properties of the liquid crystal systems। गाइस इस लाइन का मतलब यही है कि जो एक्सटर्नल पर्ट्यूबेशन के कारण जो चेंजेस है माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में जो चेंजेस है लिक्विड क्रिस्टल सिस्टम के हो सकती हैं एक्सटर्नल पर्ट्यूबेशन के, एक्स्ट्रा इन्फ्लुएंसेस के कारण। वो एक्स्ट्रा इन्फ्लुएंसेस क्या है उसको हम आगे बताते हैं। The order of liquid crystal can be manipulated by the mechanical, electrical और magnetic forces। तीन ऐसे फोर्सेस हैं गाइस, तीन ऐसी चीज है, मैकेनिकल स्ट्रेस और मैकेनिकल फोर्सेस, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस और मैग्नेटिक फोर्सेस के द्वारा मैनिपुलेट किया जा सकता है एक्सटर्नली पर्ट्यूबेशन से, जिससे लिक्विड क्रिस्टल की जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है वो हमारी चेंजेस हो जाए, बदलाव हो जाए। अब माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज आप जैसे पूछेंगे मुझसे, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जैसे आपकी लेंसेज, हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हो गया, इसके अलावा हमारा दूरबीन हो गया, इसके अलावा हमारा माइक्रोस्कोप हो गया, इन सब में भी एलसीपीज का यूज़ करते हैं। तो इन चीज़ों के वजह से मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिकल चीज़ें, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस, मैकेनिकल थिंग्स, इन सब के कारण हमारा जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है वो बदल सकती हैं। तो इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है कि ड्यू टू इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड पैरामीटर इलेक्ट्रिकल डायपोल रिजल्ट विच अलाइन द डायरेक्टर अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कहा गया है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो परमानेंट इलेक्ट्रिकल डायपोल के रिजल्ट से ये पता चलता है कि जो हमारा अलाइन करता है अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही इलेक्ट्रिकल डायपोल रिजल्ट डायरेक्ट अलोंग करता है। इसके इफेक्ट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है गाइज, ये मैग्नेटिक फील्ड एनालॉगस होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड के। गाइस क्या होता है? एनालॉगस होता है किसके? इलेक्ट्रिकल फील्ड के, एनालॉगस टू द इलेक्ट्रिकल फील्ड। इलेक्ट्रिकल फील्ड के एनालॉगस होता है हमारे मैग्नेटिक इफेक्ट का फील्ड। अब हम बात करते हैं गाइस सरफेस प्रिपरेशन की। सरफेस प्रिपरेशन में हम बात करते हैं गाइस कि सरफेस प्रिपरेशन क्या है। इट इज अ पॉसिबल हाउएवर ए फोर्स डायरेक्टर टू अ पॉइंट इन अ स्पेसिफिकेशन डायरेक्शन बाय इंट्रोड्यूसिंग एन आउटसाइड एजेंट टू द सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई एग्जाम्पल की तरह मैं अगर से जाऊँ गाइस, कोई हम थीन पॉलीमर की कोटिंग कर रहे हैं, यूजुअली पॉलीआमाइड करते हैं, तो यूजुअली हमने पॉलीआमाइड की कोई कोटिंग की, तो पॉलीआमाइड की कोटिंग करने से क्या हुआ कि उसे रब्ड कर रहे हैं हम सिंगल डायरेक्शन में किसी ऐसे ग्लास सबस्ट्रेट पर जो क्लॉथ के साथ में हम किसी ग्लास सबस्ट्रेट पे उसे रबिंग कर रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि ऑब्जर्व हमने ये किया कि जो हमारा लिक्विड क्रिस्टल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गाइस, वो कांटेक्ट करते हैं उस सरफेस पे, अलाइन करते हैं, और उसी रबिंग डायरेक्शन में, जिस रबिंग डायरेक्शन में उसको रब किया जा रहा है ग्लास सबस्ट्रेट के साथ में। समझे गाइस? तो इस पॉइंट से हमें ये चीज पता चलता है। अब मैं आगे जाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड पे, तो गाइस नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जैसे कि आप देख सकते हैं ब्रिजनेंस की मैंने बात की थी गाइस। तो ब्रिजनेंस होता क्या है, तो मैं एक इसे थोड़ा हाईलाइट कर दूंगा। ये रहा ब्रिजनेंस लिक्विड क्रिस्टल्स। गाइस ये एक मटेरियल है, जैसे कि आप फोटो देख सकते हैं। ये हमारा कोई ये है, क्या कहते हैं, मान लीजिए कि ये हमारा कोई सपोज एक मटेरियल सैंपल लिया है जिसके से रेज निकल रही है गाइस। जैसे आप रेज देख सकते हैं, इंसिडेंट रेड अनपोलराइज्ड,
अनपोलराइज इंसिडेंट रे, ये जो आपका सामने लिखा हुआ है, ये रेज निकल रही है। अब ये रेज जो जाती है गाइस, ये दो पार्टों में ब्रेक हो रही है, एक इधर और एक इधर। एक हो रही है इंसिडेंट लाइट अनपोलराइज्ड है अभी तक, लेकिन जब ये यहाँ से ट्रैवल होकर बाहर निकलेगी वो पोलराइज हो जाएगी और दो डिफरेंट रेज में ब्रेक हो जाएगी। एक डिफरेंट रे होगा ये वाला गाइस, ई अल्फा रे पोलराइज, दूसरा जो होगा गाइस ई रे पोलराइज्ड। ठीक है गाइस, ये दो रेज में हो गई, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में। तो गाइस ये जो है एक इस डायरेक्शन में जो है हमारी लाइट गई है और एक इस डायरेक्शन में है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ब्रिजनेंस मटेरियल से तो ट्रांसमिशन होता है, जैसे हमने लास्ट में पढ़ा अभी स्लाइड में। लेकिन जो ब्रिजनेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी हुई मटेरियल की, जब कोई भी रे उससे ट्रैवल करेगी तो डिफरेंट वेलोसिटी से करेगी, डिफरेंट वेलोसिटी से करेगी। क्योंकि हमने नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल का सैंपल लिया है इस प्रोसेस के दौरान, तो जो ब्रोकअप हो गया इन दो डिफरेंट रेज में हो गया लिक्विड क्रिस्टल के कारण। और एक रे हमारी कहलाई स्लो रे, जिसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे कह रहे हैं कंपोनेंट, और दूसरी जो हमारी थी फास्टेस्ट रे, जिसे हम ऑर्डिनरी कह रहे हैं। जो ऑर्डिनरी रे है वो फास्ट रे है और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्लो है थोड़ी सी। तो डिफरेंट वेलोसिटीज आ गई, जो हमने पढ़ा था। जो हमारे एनिस्ट्रॉपिक मटेरियल होते हैं वो डिफरेंट वेलोसिटीज होती हैं उसके अंदर लाइट की। तो इसीलिए इसका ऑप्टिकल डेंसिटीज, ऑप्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस में इसका बहुत यूजफुल है गाइस। तो जब वेव गेट आउट फेज व्हेन द रे कंबाइंड एंड एग्जिट ब्रिजेंट मटेरियल, द पोलराइजेशन स्टेट हैज चेंज बिकॉज इज फेज डिफरेंस। इसके फेज डिफरेंस के कारण, क्योंकि नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल है और नेमेटिक फेज में उसके फेज डिफरेंस के कारण ये अनपोलराइज्ड जो हमारा इंसिडेंट लाइट था ये पोलराइज्ड में तब्दील हो गया। और आगे जाके क्या होगा गाइस, यहाँ से ये इधर मिलेगा, ये इधर मिलेगा और यहाँ से ऐसे रे चला जाएगा, तो आगे जाके जुड़ के एक हो जाएगा, लेकिन ये तब पोलराइज्ड बन जाएगा गाइस। तो इससे हमने ये सीखा कि ब्रिजनेंस मटेरियल, ब्रिजनेंस एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है जो हमारी हमारे ऑप्टी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में बहुत ही कारगर है। अब मैं बात करूंगा गाइस, दूसरे स्लाइड में जाऊंगा, और अभी तक हम जैसे ऑप्टी इलेक्ट्रॉनिक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ऑप्टी इलेक्ट्रॉनिक है क्या ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो अभी ऑप्टो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस है क्या गाइस, तो इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले। तो उसके बाद हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। गाइस ऑप्टी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है क्या गाइस? ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वो डिवाइसेस है जो ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच का जो कम्युनिकेशन होता है गाइस, कम्युनिकेशन होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स ऑप्टिक्स के बीच में, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं स्टडी, डिज़ाइन और उसकी मैन्युफैक्चर हार्डवेयर डिवाइसेस के जरिए, जो कन्वर्ट कर सके, वो हार्डवेयर डिवाइसेस कन्वर्ट कर सके एक लाइट एनर्जी, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है उसको एक लाइट एनर्जी में, वो भी एज अ सेमीकंडक्टर के थ्रू, सेमीकंडक्टर के थ्रू चेंज कर सके। ये जो डिवाइस होता है सॉलिड क्रिस्टलाइन मटेरियल से बना होता है और ये काफ़ी हल्का होता है मेटल के कंपैरिजन में, बट स्ट्रॉन्गर होता है गाइस, बट स्ट्रॉन्गर होता है हमारे इंसुलेटर के कंपैरिजन में, हैवियर होता है इंसुलेटर के कंपैरिजन में। ऑप्टिकल डिवाइस बेसिकली द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन्वॉल्विंग लाइट, जहां पे हमारी लाइट इन्वॉल्व हो जाए वो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है। दिस डिवाइस कैन बी फाउंड मैनी ऑप्टिक इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस लाइक मिलिट्री सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन, ऑटोमेटिक एक्सेस कंट्रोल सिस्टम्स एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स में भी इसका यूज होता आ रहा है। इसके अलावा अब मैं बात करूंगा कि ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के मेन कहां पे यूजेस हो रहे हैं और वो डिवाइसेस किस तरह की है। तो गाइस चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जैसे हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आया है। इसकी एकेडमिक फील्ड में जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए क्या महत्व रखता है। तो
सबसे मेन महत्व तो यही है गाइस, इंक्लूडिंग एलईडीज और उसके एलिमेंट्स पार्ट्स, जस्ट लाइक ये आप देख सकते हैं इसके अंदर एलईडीज है, इसके अंदर हमारे ट्रांजिस्टर है, रजिस्टर्स हैं, एलईडीज डिस्प्ले है। ये सब सारे हमारे एकेडमिक में काम आते हैं अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियर्स के स्टूडेंट हो तो। इसके अलावा इमेज पिकिंग डिवाइस, इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, ये जो मैंने दिखाया इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, कंप्यूटर के फैंस भी हमारे एलसीपीज से बने होते हैं गाइस, लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर से। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम में ऑप्टिकल स्टोरेज एंड रिमोट ऑप्टिकल फाइबर्स के तौर पे गाइस, ये रहा हमारा ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर्स में गाइस 3 पार्ट्स होते हैं, क्लैड, बफर और कोर। कोर जो होता है सिलिका निकलता है इसके अंदर से, रेशम जैसा आप धागा देखते होंगे। उसके ऊपर जो प्रोटेक्टिंग लेयर होती है क्लैडिंग की, वो क्लैडिंग पार्ट जो होता है गाइस वो ही हमारा एलसीपी होता है। तो ये हमारे ऑप्टिकल फाइबर्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, क्योंकि इसके अंदर रिफ्रैक्टिव एक होती है, रिफ्रैक्टिव लाइट के लिए होती है एक तार, और एक दूसरे चीज़ के लिए होते हैं, जो ईसी वाले ज़्यादा बेटर समझते हैं। सोलर सेल्स में भी हम एलसीपीज़ का यूज़ कर रहे हैं। तो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में एलसीपी का इस तरीके से गाइस यूज़ हो रहा है। आप इसे दोबारा से देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए वीडियो को। मुझे तो लग रहा है एक ही बार में समझ आएगा, क्योंकि मैं इतना क्लियर समझा रहा हूँ आपको, और यही है। इसके अलावा मैं नेक्स्ट में बात करना चाहूँगा गाइस आगे पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ में। गाइस हम बात करें तो पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ में हम पॉलीएमाइड फिल्म्स को और पैकेजिंग सेक्टर्स को हम बहुत ही जल्दी मतलब कि एक्सेप्शनल में केमिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ बेहतर होने के कारण हम फेवर्ड कर रहे हैं। हम एलसीपीज़ को ज़्यादा मौका दे रहे हैं क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी ज़्यादा बेटर है। हम ईवा इथेनॉल को भी जो फिल्म्स होती हैं गाइस, ईवा इथेनॉल की फिल्म्स को भी हम हटा रहे हैं, लेकिन हम इसके अलावा दूसरी चीज़ ला रहे हैं गाइस। इसके अलावा हम वो चीज़ें ला रहे हैं, हम इसको हटा रहे हैं, लेकिन हम रिप्लेस करके मेंटेनेंस और कॉस्ट को लोअर विस्कोसिटी ओवर अ लॉन्गर प्रोडक्शन के तौर पे हम एलसीपी को हम आजकल यूज़ कर रहे हैं। तो मार्केट में एलसीपी का प्रोडक्शन दिन प्रतिदिन गाइस बढ़ रहा है, जैसे आप देख सकते हैं पैकेजिंग में कैसे कैसे यूज़ हो रहा है। बेसिकली एलसीपी का जो मुख्य पॉलीमर होते हैं, जो मेन होता है वो बेंजोइक एसिड और एक होता है पी हाइड्रोक्सी नेप्थोलिक एसिड। ये की रॉ मटेरियल होते हैं जो एलसीपीज़ को सिंथेसाइज करने में ज़रूरी होते हैं। एलसीपी फिल्म्स और लैमिनेट्स का यूज़ काफ़ी जगहों पे होता आ रहा है रीजन्स का, इन फॉर्म ऑफ ग्रैनुलर प्लेलेट्स। अगर मैं बात करूँ गाइज, एलसीपी लैमिनेट्स यूटिलाइज होते हैं कंज्यूमर गुड्स और अदर एप्लीकेशन में, जैसे प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, जैसे आप देख सकते हैं इन्होंने प्रोटेक्टिव क्लोथिंग पहन रखी है। प्लास्टिक डिस्पोजल, जो इंडस्ट्रीज़ का डिस्पोजल वेस्ट बैग्स होते हैं, इसको बनाने में भी हमारे एलसीपीज़ का यूज़ होता है। इसके अलावा गाइज थिनर लैमिनेट और लाइकली इसका यूज़ होता है हमारे पीसीबी और पीडब्ल्यूबी बोर्ड्स में। गाइज पीसीबी जैसे आप जानते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, और पीडब्ल्यू बोर्ड प्रिंटेड वायरिंग बोर्ड होता है। ये थोड़े ही सिमिलर होते हैं और थोड़े से थिन लाइन होती है इन दोनों के बीच में। वो ईसी वाले ज़्यादा बेटर जानते हैं, लेकिन फिर भी मैंने इसके बारे में पढ़ा था कुछ, तो मैं आगे वाले वीडियोस में आपको कुछ इसके बारे में स्पेशल चीज़ें भी बताऊंगा जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हो इनके लिए भी ज़्यादा बेटर होगा। अब मैं बात करता हूँ, अगले स्लाइड्स पे जाते हैं गाइस। अगले स्लाइड पे जाऊँ, ऑटोमेशन सेक्टर्स में किस तरीके से गाइस इग्निशन सिस्टम्स हो गया, जैसे अब इग्निशन सिस्टम देख रहे हैं क्रेजर का। इसके अलावा हीटर प्लग एंड सॉकेट्स हो गए इसी के अंदर लगे हुए हैं। इसके अलावा ये पंप्स हो गए, पंप्स के कंपोनेंट्स में। इसके अलावा कोयल फोम एंड सनलाइट सेंसर्स के तौर पे सीट बेल्टिंग के लिए ये अंदर लगा रहता है गाइस। जो आप सीट बेल्ट पहनते हो उसके अंदर ये लगा रहता है। जो प्लास्टिक का जो वायरिंग और ये प्लास्टिक कास्केट्स देख रहे हो, ये हमारे एलसीपी से बनते हैं, तो इन जगहों पे काफ़ी यूज़ होता है गाइस। इसके अलावा मैं स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की लास्ट बात करूँगा, बट नॉट लीस्ट, तो स्पोर्ट इंडस्ट्रीज़ में भी गाइस का बहुत अच्छा है। इसको रिक्रिएशन और लीजर्स के तौर पे स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर रहे हैं गाइस। जैसे कि एलसीपी जो फाइबर है, इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जाता। हम जानते हैं कि काफ़ी एलसीपी फाइबर्स जो होते हैं काफ़ी बढ़िया होते हैं गाइस। वो काफ़ी एलसीपी फाइबर्स जो होते हैं वो एक्सीलेंट ऑप्शन है रिक्रिएशन और लीजर्स के प्रोडक्ट के लिए। तो इसलिए हम फाइबर्स का यूज़ करते हैं वाटर स्पोर्ट्स में, जैसे सेल कोल्थ हो गया, रेनफोर्स हुल्स हो गया, फिशिंग पोल्स लाइंस हो गई। जैसे आप ये देख सकते हैं फिशिंग पोल लाइंस,
इसके अलावा इसके अलावा आप देख सकते हैं ये जो हमारा याक है, इसके ऊपर जो सेल को क्लोथ है, ये भी हमारा एलसीपी से बना है। तो ये चीज़ें हैं गाइज। और इसके अलावा अदर स्पोर्ट्स, बाइसाइकिल फोक्स, गोल्फ क्लब्स, टेनिस रैकेट्स एंड पैराग्लाइडर्स। इसके अलावा ये हमारा स्नोबोर्ड, स्कीज बोर्ड, विंटर स्पोर्ट्स के लिए, ये सब सारे हमारे स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं एलसीपीज गाइज। परफॉर्मेंस इज़ अ क्रिटिकल इन मैनी स्पेसिफिक स्पोर्टिंग गुड्स एप्लीकेशंस। पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस है यूनिक वाइब्रेशन, डैम्पिंग करेक्टरिस्टिक्स और वेक्टरन फाइबर कंबाइन विद द हाई स्ट्रेंथ। हम मोस्टली वेक्टरन फाइबर का यूज़ करते हैं इन स्पोर्ट्स हमारे रिक्रिएशन और लीजर्स को बनाने के लिए, क्योंकि जो इनकी वाइब्रेशन, यूनिक वाइब्रेशन डैम्पिंग करेक्टरिस्टिक्स जो है, इसके अंदर वाइब्रेशन नहीं आता गाइज अगर आप कुछ कर रहे हो तो। और मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन, एक्सीलेंट रेजिस्टेंस टू वेरियस इम्पैक्ट्स, स्ट्रेंथ अच्छी है, मिनिमम मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन। इस कारण हम इसको एलसीपी को यूज़ कर रहे हैं गाइज। अभी तक हमने इतना कुछ पढ़ चुके हैं। अभी हम ग्लोबल मार्केट की बात करते हैं। ग्लोबली लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर को 2018 के हिसाब से जो हम देखें तो हमारे जो इलेक्ट्रिकल होता है, इलेक्ट्रिकल में करीबन 70% लगभग, या उससे भी ज़्यादा 70 to 73% हमारा यूज़ होता है, जहाँ पे मैंने ऑप्टिकल बोला ज़्यादातर। फिर इसके बाद पैकेजिंग सेक्टर में होता है गाइज हमारा, जो हमारा ये पैकेजिंग सेक्टर है। फिर हमारा ऑटोमोटिव सेक्टर में होता है गाइज। और फिर इसके बाद हमारा मेडिकल सेक्टर्स में भी ज़्यादा है यूज इसका। इसके अलावा हमारा जो अदर सेक्टर्स हैं इसमें यूज़ होता है। तो मोस्टली जो ज़्यादा यूज़ होता है हमारा इसमें, और हमारा मेडिकल सेक्टर्स में मोस्टली ज़्यादा होता है, और पैकेजिंग में और हमारा ऑटोमोटिव में लगभग सेम ही होता है। तो आप मान लीजिए जो मेडिकल सेक्टर है इसमें करीबन हमारा कितना होता होगा, ये अगर 20 और 5% इधर, और इस तरीके से हमारा ये डिस्ट्रीब्यूट होता होगा 2018 के हिसाब से। अब तो गाइज 2020 आ चुका है, तो इस हिसाब से काफ़ी अच्छा न्यू स्टेट्स में आपको दिखाऊंगा और इस हिसाब से ही बताऊंगा जो कौन अभी तक कितना हुआ है। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसे न्यू ट्यूटोरियल वीडियोस, करियर की बात और ब्लॉग्स लेके आऊँगा, इंडस्ट्रियल ब्लॉग्स। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।